दोस्तों नमस्कार। इस दौर में कोई गारंटी देने को तैयार है नहीं। ना कोई गारंटी ले रहा है, ना कोई गारंटी दे रहा है। चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी यानी मोदी की गारंटी जरूर थी। इस देश को 2047 तक विकसित बना दिया जाएगा और अगले 2-3 वर्षों में भारत की इकोनॉमी दुनिया के तमाम देशों की इकोनॉमी में तीसरे नंबर पर होगी। लेकिन गारंटी का जिक्र तो लोगों से जुड़ा है, भारत के वोटरों से जुड़ा है, नागरिकों से जुड़ा है। तो फिर आप समझ जाइए, क्योंकि जहां जहां आपने जो जो पैसा लगा रखा है उस पैसे की कीमत कम हो चली है। जहां जहां पैसा बनाने के लिए पैसा लगाया है वहां पर मुश्किल हालात पैदा हो चले हैं। इस देश के भीतर में कोई भी नई चीज अगर आप खरीदने जाएंगे तो कल की तुलना में आज उसकी कीमत आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। वह कोई भी कीमत हो सकती है और कोई भी वस्तु हो सकती है, क्योंकि इस देश के वित्त मंत्री कहां पर हैं, यह सवाल आपके जहन में होना चाहिए। दीपावली से पहले वो वाशिंगटन में थे। वहां पर जानकारी दे रहे थे कि दुनिया की अर्थव्यवस्था बड़े मुश्किल दौर में चल रही है, लेकिन अब संभल जाएगी और भारत की विकास दर जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है और भारत ही दुनिया को राह दिखाएगा। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर यानी पीयूष गोयल इस दौर में चुनाव में व्यस्त हैं। उन्हें पता है महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और यूं भी पार्टी फंडिंग को लेकर पीयूष गोयल की भूमिका पार्टी के भीतर बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जाहिर तौर पर चुनाव उनके इर्द गिर्द घुमड़ रहा है। जीएसटी में कितना कलेक्शन होता है या उस कलेक्शन का रिकॉर्ड कैसे हर महीने टूट जाता है, इसका बखान करने के लिए देश के वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण की मौजूदगी है। इस देश में आरबीआई को संभाले हुए जो शख्स हैं वो बार बार इस बात की गिनती करते रहते हैं कि इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। जो भी रेट है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के फेडरल बैंक पर जाकर टिका हुआ है और अभी तो ट्रंप चुनाव जीतकर ही आए हैं। जिस दिन अमेरिकी फेडरल बैंक यह निर्णय ले लेगा कि वहां पर अब परसेंटेज कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, उसका सीधा असर भारत के बैंकों पर पड़ेगा, शेयर बाजार पर पड़ेगा। और शेयर बाजार यह तो पूछिए नहीं, इतनी बड़ी तादाद में विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं जो इससे पहले उन्होंने कभी निकाला नहीं था। कल ही तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए उन्होंने निकाल लिए। आज की जानकारी सिर्फ इतनी भर आई कि कल जितना ही पैसा निकाला गया है और कमोवेश एवरेज अगर आप निकालिएगा इस महीने का तो 5,000 करोड़ के लगभग का एवरेज एफआईआईज जो हैं वो पैसा निकाल रहे हैं। शेयर बाजार नीचे जा रहा है। 85,000 का आंकड़ा जब पार किया था तब देश ताली बजा रहा था और आज की तारीख में 80,000 के नीचे यह आ चुका है और देश ताली अब भी बजा रहा है कि इकोनॉमी तो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, वो संभाल ही लेंगे। लेकिन इन परिस्थिति में मिडिल क्लास को संभलना होगा। गरीब तबका रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सामान खरीदने जाएगा उसे महंगा मिलेगा, तो वह भी क्या संभले और क्या बिगड़े। इन सब के बीच बड़ी स्थिति तो रईसों की हो गई है जो पैसा लगा रहे थे, मार्केट मैनिपुलेशन के जरिए पैसा बना रहे थे और आज की तारीख में शेयर बाजार में पैसा जो लग रहा है वो बड़ी कम कीमत में होकर लौट रहा है। और यह परिस्थिति इस देश के भीतर में हर उस सेक्टर से जाकर जुड़ गई है जहां जहां सवाल इस देश में आयात निर्यात का आता हो या फिर बड़ी पूंजी लगाने का होता हो। यहां पर एक सवाल आपको और जहन में शुरू में आ जाना चाहिए। वो सवाल इस देश के भीतर रुपए की कीमत का है, यानी डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक गिरावट के साथ खड़ा है। 84 रुपए 30-31 पैसे, यानी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें किसी को कोई चिंता है नहीं। दुनिया के बाजार से भारत तेल खरीदता है, यह तो मनाइए कि इस दौर में युद्ध चल रहा है और रशिया से तेल अभी भी 30% की छूट के साथ आ रहा है, अन्यथा $74 प्रति बैरल। और उसके बाद जो डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति हो गई है उसमें जितना पैसा चुकाना पड़ता है उसमें और मुश्किल हालात आने वाले वक्त में होंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और इन तमाम परिस्थितियों में जो ताली बजा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब अमेरिका का बाजार उफान पर है तो भारत का बाजार भी उफान पर होगा, तो वो समझ जाएं। अमेरिका फर्स्ट का नारा ट्रंप ने यूं ही नहीं लगाया है, उसका कितना व्यापक असर भारत पे पड़ेगा
इसका एक अंदेशा सिर्फ इस बात से हो जाना चाहिए कि दरअसल भारत इस दौर में चीन के साथ व्यापार को बहुत बढ़ा चुका है। इस हद तक बढ़ा चुका है कि जरा कल्पना कीजिए कि जो स्टील चाइना से आता है भारत में दुनिया भर के अलग अलग बाजारों से, उसमें वियतनाम नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर चीन आ गया है। 31% स्टील चीन से भारत आता है जो लगातार बढ़ते चला जा रहा है और वहां का माल भारत में डंप हो रहा है। या भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे बड़ा बजट इस बजट में रखा गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो स्टील तो चाहिए। तो स्टील की कीमत औने पौने भाव में चीन देने को तैयार है। यानी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय है कि जो चीन में प्रोडक्शन होता है स्टील का, या दुनिया के किसी भी देश में जो स्टील का प्रोडक्शन होता है, उससे कम कीमत में वो भारत में अपना माल एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत उसको इंपोर्ट कर रहा है। अभी तक ये बात तय नहीं हुई है कि भारत पैसा जो है रुपए में चुकाएगा या वो युआन में लेगा। अभी इस पर कोई सहमति नहीं हुई है। अभी तो डॉलर का ही खेल है और डॉलर के आश्रय क्या कुछ दुनिया के बाजार में हो रहा है और भारत उससे कैसे प्रभावित है, इस बात की शुरुआत आज हमें लगता है कि शेयर बाजार से करनी चाहिए। शेयर बाजार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही एक बैलेंस बनाए हुए था, भारत की जीडीपी को चुनौती देता था, भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाता था। इकोनॉमी के आश्रय जो अलग अलग कॉरपोरेट के मैनिपुलेशन के जरिए जो नेटवर्थ सामने आता था, उस नेटवर्थ के आकलन के आश्रय भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती थी। सेंध वहीं पर लग गई और सेंध ऐसी वैसी नहीं लगी। जो बाजार के शेयर आगे चल रहे थे वो पीछे क्यों हो गए, और खास तौर से बैंकों के शेयर। यह भी एक अजीबोगरीब परिस्थिति है क्योंकि आज का भी आंकड़ा बहुत साफ है कि निफ्टी के भीतर 836 पॉइंट नीचे चले गए, निफ्टी में 284 पॉइंट नीचे चले गए और बीएसई इंडेक्स में 836 पॉइंट नीचे चले गए। और इन सब के बीच एफआईआईज ने 4,445 करोड़ रुपए निकाल लिए। लेकिन बात इससे साफ हुई नहीं। इसको सरल शब्दों में अब समझना होगा कि ऐसी परिस्थिति क्यों आ चुकी है, भारत की इकोनॉमी को संभालने वाले कौन लोग हैं, प्रधानमंत्री क्या वाकई चुनाव में खोए हुए हैं या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो अपने संबंधों को बनाने में लगे हुए हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही भारत की घरेलू राजनीति को प्रभावित कर देते हैं, इसीलिए वही मैसेज बार बार निकल कर आता है। आरबीआई अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और फेडरल दुनिया भर के जो बैंक हैं उनके लैंडिंग रेट पर आकर टिक गया है। आखिर परिस्थिति है क्या, और इस देश के भीतर में जो कोर सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वह भी अगर आगे बढ़ नहीं पा रहा है तो रास्ता कहां पर है? क्या यह सब कुछ छुपाया जाता है, बताने से सरकार हिचकती है? शेयर बाजार की बात तो हर दिन सामने आ जाती है, आज भी सामने निकल कर आई और उसने बहुत साफ तौर पर बतलाया कि दरअसल इस देश के भीतर में जो बड़ी कंपनियां काम कर रही है उसमें आप कह सकते हैं बैंकों के लिहाज से आईसीआईसी बैंक हो, रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, सबके शेयर आज नीचे आए हैं। शेयर बढ़े हैं तो सिर्फ एसबीआई के बढ़े हैं। लेकिन बात इतनी नहीं है, बात उसके आगे की। और हमारी टीम ने जब इस पे काम करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि 4-5 पॉइंट पहले ही बतला दीजिएगा जिससे लोग कम से कम समझ जाएं। निवेश जो आता था वो गायब हो रहा है, आयात जो भारत दुनिया के दूसरे देशों से मंगाता था वो बढ़ रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहां परिस्थिति नाजुक है, वो नेगेटिव -1 और +3 के बीच में लगातार रेंग रहा है। जो 8 कोर सेक्टर होते हैं उसमें बिजली भी है, उसमें माइनिंग भी है, उसमें आयरन भी आता है, उसमें स्टील भी आता है। वो तमाम चीजें इस दौर में पिछले 5 सालों की तुलना में एवरेज डेवलपमेंट भी दे पाने की स्थिति में नहीं है। और सरकार बार बार कलेक्शन जब हर महीने जीएसटी का करती है तो वो बढ़ाकर दिखाने से चूकती नहीं है। तो इसके मैसेज क्या होने चाहिए? और इन सब के बीच सरकार अपने तौर पर जो चिंतन मनन कर रही है उसमें 4 मुद्दे वो खुले तौर पर अपने चिंतन स्थिति में, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, वो उन बातों को रख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जिस तेजी से हो रहा है उसमें भारत की इकोनॉमी डामाडोल होगी ही। ये कहने से चूकते नहीं है।
इंटरेस्ट रेट मूवमेंट जो है ये पूरे तरीके से फेडरल रेवेन्यू इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर टिका है, जो अब अमेरिका में डिसीजन लिया जाने वाला है कि कम करें, ज्यादा करें, स्थिर रखें, चीजें उस पर टिकी हुई है। और इन सब के बीच चाइनीज इकोनॉमी बड़ी प्रोग्रेस कर रही है और भारत भी इकोनॉमिक तरीके से चाइना के साथ आकर खड़ा हो गया है। इन तमाम परिस्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी कोई राहत, ऐसा नहीं है कि ट्रंप चुनकर आ गए तो भारत को राहत हो जाएगी। जो भी ये भारत से माल वहां पर जाता है, जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है, अब वो हाई टैक्स वसूला जाएगा, इसके संकेत वहां पर इंडिकेशंस दिए जा चुके हैं। यानी जो भी अपने तौर पर भारत कमाई हो रही थी उसमें कटौती होगी और ये मैसेज बहुत घातक है। तो इसकी शुरुआत जब हम शेयर बाजार से करें तो 3-4 चीजें और समझ लीजिए। शेयर बाजार में इस वक्त जो बीएसई मिड कैप भी है वह भी 315 पॉइंट नीचे गया है, बीएसई स्मॉल कैप है वह भी 244 पॉइंट नीचे गया है, निफ्टी 284 पॉइंट गया है, बीएसई सेंसेक्स जो है 836 पॉइंट गया है। और इन सब के बीच जो बार बार इस बात का जिक्र होता था कि अलग अलग राज्य अपनी इकोनॉमी को इस रूप में डेवलप करें जिससे इस देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने की दिशा में भारत बहुत तेजी के साथ कदम बढ़ाए। हमारी टीम ने निकाला कि दरअसल मौजूदा वक्त की स्थिति यह है, जो 28-29 राज्य हैं उनमें अगर आप परखिएगा तो एवरेज आपको 4.5 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। 4.5 लाख करोड़ एवरेज ये कर्ज का है, घाटे का है। राज्य दर राज्य कई छोटे राज्य ऐसे हैं जो 2 लाख करोड़ के घाटे में है। जो बीच वाले राज्य हैं उनका जो आकलन है वो तकरीबन 3.5-4 लाख करोड़ के घाटे में है। जो उसके आगे बड़े राज्य में आते हैं उसमें लगभग 5 लाख करोड़ के घाटे में है। उसके भी जो आगे कदम बढ़ाते हैं, जो सबसे बड़े राज्यों में 4-5 राज्यों की शुमारी होती है, वहां पर तकरीबन 7-7.5-8 लाख करोड़ तक के घाटे का सवाल है। यानी एवरेज 5 लाख करोड़ के घाटे की परिस्थिति में इस देश का हर राज्य डूबा हुआ है। और जितना पैसा वो आरबीआई से उठा सकता है, आरबीआई की भूमिका लोगों को लेकर क्या होगी यह सोचने की बात अब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों के पैसे जो बैंक में जमा है और जितना इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, उस तुलना में इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है और उनका रुपया कम ही होगा। अगला सवाल आप कह सकते हैं वो रुपया कहां पर लगाएं। रास्ते तमाम बंद कर दिए गए इस देश के भीतर में और आखिरी रास्ता कहीं ना कहीं शेयर बाजार ही बचा। लेकिन शेयर बाजार भी उन एफआईआईज के जरिए चल रहा था जो विदेशी पैसा भारत में आ रहा था, और डॉलर के मुकाबले रुपया जब नीचे गिरता चला जा रहा है तो पैसा कोई क्यों किस रूप में रखेगा। इन परिस्थिति के भीतर में एफआईआईज पिछले महीने 94,000 करोड़ रुपया 94,000 करोड़ रुपीस निकाल चुके हैं और इस महीने एवरेज एवरीडे 4.5 लाख करोड़ रुपया वो निकाल रहे हैं। इस स्थिति के भीतर में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह किस रूप में चीजें मैनेज कर रही है, या वहां पर भी कोई मैनिपुलेशन चल रहा है जिससे नेटवर्थ डूबे नहीं, यह परिस्थिति हो सकती है। इसका जवाब सेबी को देना चाहिए। लेकिन जो छोटे निवेशक जो करोड़ों की तादाद में है उनकी स्थिति इतनी नाजुक हो चली है इस दौर में। इस दौर से मतलब यह भी लगा लीजिए कि हरियाणा चुनाव जीतने के बाद इस दौर में इकोनॉमी देखने वाला कोई नहीं है। कोई मंत्री होना चाहिए जिसके सरोकार जनता के साथ हो, कोई ब्यूरोक्रेट बड़ा होना चाहिए जो जनता के सवालों से जुड़ रहा हो। सबके सामने एक ही लकीर है, आपकी ग्रोथ रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटनी नहीं चाहिए। तो हर कोई इसी बात को लेकर मशक्कत कर रहा है और जब यह मशक्कत हो रही है तो बार बार इस दिशा में जाना आता है कि दरअसल जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो क्या करते होंगे, वह किस रूप में चीजों को आगे बढ़ाते होंगे। हमारे पीछे हमने जानबूझ के एक किताब रखी है, ये वाली किताब जो कि सुब्रमण्यम साहब की किताब है, अरविंद सुब्रमण्यम साहब की। ये शुरू में जिस समय अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे ये इकोनॉमिक एडवाइजर थे, अब नहीं है, क्योंकि इनको बड़ा आश्चर्य हुआ था जिस दौर में नोटबंदी हुई थी। ये साउथ ब्लॉक में बैठे हुए थे और सोचने लगे पता नहीं क्या हो गया, अचानक युद्ध की स्थिति तो नहीं आ गई। ये लिखा है उन्होंने बाकायदा किताब में। और यह भी उनका कहना है कि एक टारगेट दिया जाता है ब्यूरोक्रेट्स को कि आप इस एनालिसिस को जब भी करेंगे तो यह आंकड़ा इतना पॉजिटिव आना चाहिए।
तो आंकड़ा पॉजिटिव आने की दिशा में भारत की इकोनॉमी बहुत शानदार तरीके से कुलाचे मार रही है। लेकिन उसके भीतर का सच क्या है? उसके भीतर का सबसे बड़ा सच तो यह है कि इस दौर में पैसा कहीं भी लगा रहा है कोई भी, चाहे वह रियल एस्टेट में ही क्यों ना हो, चाहे वह जमीन को लेकर ही क्यों ना हो, चाहे वह शेयर बाजार को लेकर ही क्यों ना हो, एवरेज इस दौर में पैसा बढ़ पाने की स्थिति में कहीं नहीं है। और जब सवाल यह भी आ गया कि डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले बड़ी हो गई, तो कोई इस देश के भीतर में कोई छोटा सा ब्यूरोक्रेट भी बतला देगा कि दरअसल इससे होगा क्या। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि हम बाहर से मंगाते हैं, सोने की कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि इस दौर में सोना भी बाहर से ही आ रहा है, विदेशों में जो बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं उनको ट्यूशन फीस ज़्यादा देना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई महंगी हो जाएगी। जो घूमने फिरने जा रहे हैं नए बरस के चक्कर में, वह भी समझ लें घूमना फिरना महंगा हो जाएगा क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है। विदेशी निवेश इस दौर में घट जाएगा